नमस्ते बच्चों। हम 14वां पाठ पढ़ रहे थे, हमारे उपयोगी पदार्थ। इसमें पिछले लेक्चर के अंतर्गत हमने पढ़ा हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ लवण। आज हम पढ़ेंगे कैलाशीय लवण। कैलाशीय लवण का मतलब है ऐसे लवण जिनके कैलाशों में कैलासन जल पाया जाता है। तो कैलासन जल हम किसे कहते हैं? लवणों की कैलाशीय संरचना के लिए उपयोगी जल के अणुओं को हम कहते हैं कैलासन जल, जिनकी वजह से उन लवणों के कैलाश होते हैं। अगर वो जल निकल जाए उनमें से तो उनका कैलाशीय रूप समाप्त हो जाता है। इसलिए इस प्रकार के जल को हम कहते हैं कैलासन जल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ कैलाशीय लवण, उनमें से भी हमारे दैनिक उपयोग में आने वाले कुछ कैलाशीय लवणों के बारे में। तो पहला लवण है फिटकरी। आप सभी ने फिटकरी का नाम तो सुना ही होगा। और फिटकरी का रासायनिक सूत्र है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस 0.24H2O। तो जो ये 24H2O है यानी पानी के अणु हैं, इनकी वजह से ही फिटकरी का कैलाशीय रूप होता है। अगर हम फिटकरी को लेकर के गर्म तवे पर रख दें तो हम देखते हैं कि फिटकरी थोड़े समय के बाद खुद ही उबलने लगती है। हमने पानी नहीं डाला तो भी वो उबलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर 24 अणु पानी के हैं, उनकी वजह से वो उबलती है। कुछ समय तक उबलने के पश्चात उसका पानी जब वाष्पीकृत हो जाता है तो फिटकरी पाउडर के रूप में हमें प्राप्त हो जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि फिटकरी का कैलाशीय रूप किसकी वजह से था, उसमें उपस्थित कैलासन जल के कारण। दूसरा कैलाशीय लवण है बोरेक्स। बोरेक्स का सूत्र है Na2B4O7.10H2O। तो इसमें कैलासन जल कितना है? 10 अणु पानी के होते हैं। तीसरा है इप्सम साल्ट। इसका सूत्र है MgSO4.7H2O। 7 अणु पानी के हैं यानी कैलासन जल के। चौथा है बेरियम क्लोराइड BaCl2.2H2O। अगला है सोडियम सल्फेट Na2SO4.10H2O यानी 10 अणु पानी के होते हैं। और बच्चों, आप ये पढ़ चुके हैं कि फिटकरी को जल शुद्धिकरण के लिए भी काम में लिया जाता है। बारिश के दिनों में जब बारिश का पानी, कई बार क्या होता है, नल से आने वाला पानी उसमें मिट्टी मिली होती है यानी वो गंदला होता है। ऐसे पानी को साफ करने के लिए एक तो क्या किया जाता है, पानी को भर करके बहुत समय तक रख दिया जाए तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है धीरे धीरे करके। और अगर हमें जल्दी से मिट्टी को नीचे बिठाना है तो क्या करते हैं, हम फिटकरी का टुकड़ा लेकर के पकड़ के 2-3 बार उसको पानी में ऐसे से घुमा देते हैं। तो ऐसे घुमाने से क्या होता है, फिटकरी के अंदर स्कंदन गुणधर्म पाया जाता है। स्कंदन गुणधर्म यानी फिटकरी क्या करती है, जो मिट्टी के छोटे छोटे कण उस पानी के अंदर तैरते हैं उनको पास ला देती है। और पास में जब वो कण आ जाते हैं तो भारी होने के कारण नीचे बैठ जाते हैं और सारे मिट्टी के कण नीचे बैठ जाते हैं, भारी कण नीचे बैठ जाते हैं। और फिर उस पानी को निथार करके साफ पानी को अलग कर लिया जाता है। और साथ ही साथ फिटकरी कैसी है, कीटाणुनाशक भी होती है। तो इसलिए जल शुद्धिकरण के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। एनीमिया का निदान करते समय, एनीमिया यानी खून की कमी, तो ऐसे समय में खून की जांच करने के लिए एक कैलाशीय लवण का उपयोग किया जाता है जिसे हम कहते हैं नीला थोथा। नीले थोथे का सूत्र है CuSO4.7H2O। तो ये भी कैलाशीय लवण है।
इसके अलावा एक बोर्डो मिश्रण बनाया जाता है जिसमें नीलत होता है यानी कॉपर सल्फेट और चूने का मिश्रण होता है, और इस बोर्डो मिश्रण को फलों के ऊपर छिड़का जाता है जिसके कारण उस पर फफूंदी नहीं लगती है। अब बच्चों अगला टॉपिक है अपना साबुन। तो साबुन पढ़ने से पहले कुछ प्रश्न दिए हैं, उनके उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी बुक में दिया हुआ है, अपमार्जक किसे कहते हैं? कपड़ों से मैल निकालने के लिए चूर्ण अथवा द्रव रूप में उपयोगी रासायनिक पदार्थ को अपमार्जक कहते हैं। अपमार्जक का इंग्लिश में नाम है डिटर्जेंट। तो अब नाम आपको पता चल गया तो समझ में आ गया है। डिटर्जेंट के रूप में वॉशिंग पाउडर, टिकिया इत्यादि का उपयोग करते हैं। लिक्विड भी रहता है ये, तो उसे हम कहते हैं अपमार्जक या डिटर्जेंट। बच्चों अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में साबुन बनाने के लिए किन किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है, प्रयोगशाला में साबुन बनाने के लिए तेल, सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन, बीकर, कांच की छड़ और बर्नर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ और पदार्थ भी लगते हैं, सांचा जिनमें साबुन को जमाया जाता है। तो इस तरह से इन पदार्थों का उपयोग करके प्रयोगशाला में साबुन तैयार किया जाता है। साबुन कैसे बनता है? तो तेल या वसा अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ उबालने पर साबुन का निर्माण होता है, और ये साबुन जो है कपड़ों पे से मैल, चिकनाई इत्यादि को दूर कर देता है। और साबुन के दो प्रकार होते हैं, एक नहाने का साबुन और दूसरा कपड़े धोने का साबुन। तो अधिकतर नहाने के साबुन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन का उपयोग किया जाता है, और कपड़े धोने के साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा नहाने के साबुन में कुछ सुगंधित द्रव्य भी डाले जाते हैं और वो होते हैं महंगे, जबकि कपड़े धोने के साबुन में सस्ते सुगंधित द्रव्य का उपयोग किया जाता है। नहाने के साबुन में मुक्त क्षारक नहीं होते हैं, जबकि कपड़े धोने के साबुन में मुक्त क्षारक होते हैं जो कपड़े पर से मैल को आसानी से हटा देते हैं। तो ये हो गया बच्चों कपड़े धोने के साबुन और नहाने के साबुन में अंतर। अपना अगला टॉपिक है रेडियोधर्मी पदार्थ। प्रकृति में कुछ तत्व जिनका परमाणु क्रमांक उच्च होता है, ऐसे तत्वों में से लगातार कुछ किरणें बाहर निकलती हैं, यानी वो अपने आप उत्सर्जित होती रहती हैं। यूरेनियम, थोरियम और रेडियम जैसे उच्च परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के नाभिक में से अदृश्य, अत्यंत भेदक और उच्च दर्जे वाली किरणें स्वप्रेरणा से निर्मित होने के इस गुणधर्म को रेडियो सक्रियता कहते हैं, और ऐसे पदार्थों को रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं। तो रेडियम, थोरियम और यूरेनियम जैसे तत्व कैसे पदार्थ हुए? रेडियो सक्रिय पदार्थ, जिनके नाभिक में से लगातार किरणें बाहर निकलती रहती हैं। और किरणें कैसी है? अत्यंत भेदक, यानी उनकी भेदन क्षमता बहुत अधिक है। अदृश्य होती हैं, यानी दिखाई नहीं देती हैं वो किरणें, और उच्च दर्जे वाली होती है। इसके कारण उन तत्वों के परमाणु के नाभिक अस्थिर होते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थों में से निकलने वाली जो 3 प्रकार की किरणें होती हैं उन्हें नाम दिया गया है अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। बच्चों
हम पढ़ रहे हैं रेडियो सक्रिय किरणों के स्वरूप। तो रुदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक, उन्होंने 1899 में यह खोज की कि रेडियम तत्व दो भिन्न प्रकार की किरणों को उत्सर्जित करता है, और उन किरणों को उन्होंने नाम दिया अल्फा किरण और बीटा किरण। फिर विलॉर्ड नामक वैज्ञानिक ने एक तीसरी किरण की खोज की और उसे नाम दिया गामा किरण। रुदरफोर्ड और विलॉर्ड नामक वैज्ञानिक ने जब विभिन्न रेडियो सक्रिय पदार्थों पर अध्ययन किया तो उन्होंने ये पाया कि दो विपरीत आवेश वाली पट्टियों के बीच में से इन किरणों को अगर गुजारा जाता है तो ये दो किरणें अलग अलग हो जाती हैं और तीसरी किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। तो उन्होंने क्या देखा कि एक किरण धन आवेशित पट्टी की तरफ मुड़ जाती है, दूसरी किरण ऋण आवेशित पट्टी की तरफ मुड़ जाती है, और तीसरी किरण जो है बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। तो इसी को हम चित्र के द्वारा समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। बच्चों, यहाँ पे जो ये आकृति आपको दिखाई दे रही है, यह अल्फा, बीटा और गामा किरणों की निर्मित किस तरह से हो रही है उसको दिखाया गया है। तो यहाँ पे ये शीशे का गुटका है, इसमें एक दरार है और उस दरार के अंदर रेडियो सक्रिय पदार्थ रखा गया है, उसमें से किरणें बाहर निकल रही हैं, और यहाँ पे एक रेखा छिद्र बना हुआ है जिसमें से किरणें निकल रही हैं। धन आवेशित प्लेट और ऋण आवेशित प्लेट, और यहाँ पे छाया चित्रण पट्टी रखी हुई है। तो जब ये किरणें बाहर निकलती हैं तो इस छाया चित्रण पट्टी पर 3 जगह पे चमकीले निशान बन जाते हैं। तो ये चमकीले निशान किन के हैं? एक किरण जो ऋण आवेशित पट्टी की ओर मुड़ी, थोड़ी सी मुड़ी, उससे अल्फा किरण नाम दिया गया। दूसरी किरण जो धन आवेशित पट्टी की ओर अधिक मुड़ी, उसको क्या नाम दिया गया? बीटा किरण। और तीसरी किरण जिस पर धन आवेशित पट्टी और ऋण आवेशित पट्टी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी वो बिना विचलित हुए सीधी चली गई, उस किरण को क्या नाम दिया गया? गामा किरण। तो संकेत के रूप में देखिए, अल्फा इस तरह से लिखा जाता है, बीटा इस तरह से, और गामा को इस तरह से लिखा जाता है। अब जो किरण ऋण आवेशित पट्टी की ओर मुड़ी, इसका मतलब है उस पर धन आवेश होगा, तभी वो उसकी तरफ आकर्षित हुई। और जो किरण धन आवेशित पट्टी की ओर आकर्षित हुई, उस पर कैसा आवेश होना चाहिए? ऋण आवेश। और गामा किरण जो है बिना विचलित हुए जो आगे बढ़ गई, उस पर कोई आवेश नहीं होने के कारण वह बिना विचलित हुए सीधी चली गई। तो अब आगे हम देखेंगे कि इन किरणों की क्या क्या विशेषताएं हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अल्फा, बीटा और गामा किरणों के गुणधर्म। तो यहाँ एक सारणी दिखाई दे रही है। इस सारणी में आपको गुणधर्म दिखाई दे रहे हैं। पहला कॉलम है अनुक्रमांक, दूसरा गुणधर्म, तीसरा है अल्फा किरणें, दूसरा नेक्स्ट बीटा किरणें, और लास्ट है गामा किरणें। तो स्वरूप कैसा है? अल्फा किरणों का प्रवाह किसके तरह है? हीलियम के नाभिक की तरह। और बीटा किरणों का इलेक्ट्रॉन की तरह। और गामा किरणें विद्युत चुंबकीय किरणें होती हैं। फिर है द्रव्यमान। अल्फा किरणों का द्रव्यमान है 4.0028 डाल्टन। बीटा किरणों का द्रव्यमान है 0.0000548 डाल्टन। और गामा किरणों का द्रव्यमान रहित है, यानी इनमें द्रव्यमान ही नहीं होता है,
और बीटा किरणों का भी द्रव्यमान बहुत ही कम है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के समान है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अत्यंत कम, जिसे हम नगण्य भी कह सकते हैं, नहीं के बराबर। आवेश, अल्फा किरणों पे कैसा आवेश है? धन आवेश, तभी वो ऋण आवेशित पट्टी की ओर आकर्षित होती हैं। बीटा किरणों पे कैसा आवेश है? ऋण आवेश, -1 ऋण आवेश, और इस पे है +2 धन आवेश। और गामा किरणों पर आवेश नहीं पाया जाता है, इसलिए ये आवेशित पट्टी की ओर विचलित नहीं होती हैं। फिर है वेग। अल्फा किरणों का वेग प्रकाश के वेग का 1/5 से 1/20 गुना तक होता है, और बीटा किरणों का वेग प्रकाश के वेग का 1/5 से लेकर के 9/10 गुना तक होता है। बीटा की और इनका गामा किरणों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, यानी इनका वेग सबसे अधिक होता है। फिर है विद्युतीय क्षेत्र में विचलन, यानी विद्युतीय क्षेत्र में जाते समय क्या परिवर्तन होता है इन पे? अल्फा किरणें ऋण आवेशित पट्टी की ओर आकर्षित होती हैं, बीटा किरणें धन आवेशित पट्टी की ओर आकर्षित होती हैं, और गामा किरणें आकर्षित नहीं होती हैं, यानी इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है विद्युतीय क्षेत्र का। फिर है भेदन क्षमता। अल्फा किरणें जो हैं 0.02 मिलीमीटर मोटी एल्यूमिनियम की चादर को भेद सकती हैं, ना बहुत पतली एल्यूमिनियम की चादर को पार कर सकती हैं। और बीटा किरणें जो हैं अल्फा कणों से लगभग 100 गुना अधिक, यानी 2 मिलीमीटर मोटी एल्यूमिनियम की चादर को भेद सकती हैं। यहाँ पे आपको मिलीमीटर लिखना पड़ेगा। और गामा किरणें जो हैं अल्फा कणों से 10,000 गुना अधिक, यानी 15 सेंटीमीटर मोटी शीशे के पर्दे को भी भेद सकती है। फिर है आयनीकरण क्षमता। जिसका वेग जितना कम होगा उसकी आयनीकरण क्षमता उतनी ही अधिक होती है। तो यहाँ पे अल्फा किरणों की आयनीकरण क्षमता अति उच्च होती है, यानी बहुत अधिक होती है। बीटा किरणों की आयनीकरण क्षमता कम होती है, और गामा किरणों की आयनीकरण क्षमता सबसे कम, यानी अत्यंत कम, बहुत ही कम होती है। फिर है स्फुरदीप्ति निर्माण करने की क्षमता। स्फुरदीप्ति यानी उनमें से स्वयं में से प्रकाश उत्पन्न होता है, स्वतः ही प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता को कहते हैं स्फुरदीप्ति, निर्माण करने की शक्ति। तो अल्फा किरणों में अधिक परिमाण में स्फुरदीप्ति निर्मित होती है, बीटा किरणों में कम, और गामा किरणों में बहुत ही कम परिमाण में स्फुरदीप्ति का निर्माण होता है। फिर है बच्चों रेडियो सक्रिय समस्थानिकों के उपयोग। तो हमारी गलत फहमी है कि रेडियो सक्रिय तत्वों का केवल परमाणु बम बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, लोग ऐसा मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। रेडियो सक्रिय समस्थानिकों का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान, कृषि, उद्योग, औषधि, वनस्पति इत्यादि अनेक क्षेत्रों में इनका उपयोग किया जाता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ का उपयोग 2 प्रकार से किया जाता है। पहला केवल किरणों का उपयोग करके, और दूसरा है रेडियो सक्रिय तत्व का प्रत्यक्ष उपयोग करके। तो केवल किरणों यानी उनमें से निकलने वाली अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उपयोग किया जाए, या फिर उन पदार्थों का डायरेक्ट उपयोग भी किया जाता है। तो रेडियो सक्रिय समस्थानिकों के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग जो है वो इस साल के लिए आपके पोर्शन से हटा दिया गया है, तो उसे हमें नहीं पढ़ना है।